हॉर्मूज फिर से बंद हो गए। डोनाल्ड ट्रंप में और ईरान के बीच में एक शांति समझौता हुआ था, उसके बाद बड़ी उम्मीद जगी कि हॉर्मूज खुलेगा, तेल सस्ता होगा। जो भी कुछ शिप्स पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू जाने की, ईरान ने उन पे बमबारी की। अमेरिका कहता है कि इन रिटेलिएशन फॉर दिस ये हमारे मेमोरेंडम का ये जो पीस डील का अग्रीमेंट था अभी जो साइन किया था जून में, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ दैट। तो उन्होंने ईरान पे फिर हमला किया। कल रात से काफ़ी ज़्यादा बमबारी करी है और ईरान ने फिर यूएस बेसिस जो हैं गल्फ कंट्रीज़ में उनको फिर से अटैक किया है, जैसे कि जॉर्डन वगैरह में। डर पूरी दुनिया में यही है, सबको यही है कि फिर से प्रेशर पड़ेगा फ्यूल प्राइसेस पे, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस हैं। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप को मतलब क्या उसके पास क्या एविडेंस था कि ईरान यूएस को अटैक करने वाला है, क्या होने वाला है। बेसिकली This goes back to a long-standing historic conflict between Israel and Iran. जो 60 दिन का इन्होंने आपस में टाइम रखा था कि हम बातचीत करेंगे और उसमें एक डील, we want to reach a deal in 60 days, वो सबको पता है कि 60 दिन में नहीं होने वाला है। इसमें कई महीने, कई साल लग सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े सवाल ईरान के सामने हैं, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में एंड सो ऑन। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हॉर्मूज फिर से बंद हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों हुआ? आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप में और ईरान के बीच में एक शांति समझौता हुआ था, उसके बाद बड़ी उम्मीद जगी कि हॉर्मूज खुलेगा, तेल सस्ता होगा, ट्रांजिट में जो शिप्स हैं जो फंसी हैं वो चलेंगी, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार तेजी पकड़ेगा, शांति बहाल होगी। लेकिन ये होना ही था, इससे पहले दोबारा बमबारी शुरू हो गई है। इसको समझा किस तरीके से जाए? क्या ये एक्सपेक्टेड था या फिर कुछ बदला है? हमारे साथ हैं मेरी पूर्व वरिष्ठ सहयोगी जो बहुत करीब से इस पूरे प्रकरण को देख रही हैं, लगातार इसको ट्रैक कर रही हैं। निधि राजदान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू संकेत। निधि, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप मौजूदा हालात बता दें। अभी हॉर्मूज की स्थिति क्या है? अभी बमबारी की स्थिति क्या है? देखिए, जहाँ तक हॉर्मूज़ की स्थिति का सवाल है संकेत, वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि ईरान कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद है, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि खुला है। तो अब हम इसको एक्चुअली प्रेस को वेरीफ़ाई करना चाहिए कि ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी कुछ शिप्स पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के थ्रू जाने की, ईरान ने उन पे बमबारी की। अमेरिका कहता है कि इन रिटेलिएशन फॉर दिस ये हमारे मेमोरेंडम का ये जो पीस डील का अग्रीमेंट था अभी जो साइन किया था जून में, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ दैट। तो उन्होंने ईरान पे फिर हमला किया। देखिए, जहाँ तक ये सीज़ फायर का सवाल है संकेत, ये हमेशा एक बहुत डेलिकेट सीज़ फायर था। दोनों तरफ से इतना मिसट्रस्ट है और ये अ, कई लोग कहते हैं कि जल्दबाज़ी में इन्होंने ये एक मेमोरेंडम साइन किया फ्रांस में in the middle of June। तो इट वाज़ वेरी वेरी प्रिकेरियस फ्रॉम द बिगिनिंग। और ये अब दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से शिप्स के ऊपर ईरान ने हमला किया और अमेरिका ने फिर ईरान पे बमबारी की है। रिपोर्ट्स हैं कि कल रात से काफ़ी ज़्यादा बमबारी करी है और ईरान ने फिर यूएस बेसिस जो हैं गल्फ कंट्रीज़ में उनको फिर से अटैक किया है, जैसे कि जॉर्डन वगैरह में। ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है। चुटपुट इंसिडेंट्स तो हुए हैं जब से ये सीज़ फायर अनाउंस हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा खतरा है, जिससे कि पूरा ये जो डील है, सीज़ फायर है, टॉक्स हैं, इट कैन ऑल फॉल अपार्ट। निधि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अब आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए जो यहां पर हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनकी सबसे प्रमुख चिंता तो ये है कि फिर मेरी एलपीजी की क्राइसिस हो जाएगी, फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, फिर संकट आने लगेगा जरूरी चीजों पर। तो इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है? बिल्कुल, जो आपने अभी एग्ज़ाम्पल्स दिए संकेत, क्योंकि डर पूरी दुनिया में यही है, सबको यही है कि फिर से प्रेशर पड़ेगा फ्यूल प्राइसेस पे, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस हैं,
इस सब ये 3-4 दिनों से जो लड़ाई फिर से शुरू हुई है, उसके बाद फिर से ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं इंटरनेशनली। और यहाँ आपने देखा कि जब ये डील अनाउंस हुई थी, भारत की सरकार ने ये कहा कि जब तक ये कुछ स्टेबिलिटी नहीं आती है इस डील को लेकर और इंटरनेशनल प्राइसेस को लेकर, तब तक हम कम नहीं कर सकते हैं हमारे यहाँ जो दाम बढ़े थे। और आपको याद होगा कि डील के बाद इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुए, हमारे अभी कम नहीं हुए थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी इसको ध्यान से देख रही है कि एक्चुअली स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं। तो अभी डर यही है कि अगर फिर से फ्यूल प्राइसेस पे इम्पैक्ट होगा तो फिर तो डायरेक्टली इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। और वो हम सब ने देखा पिछले 3-4 महीने से कि क्या हो सकता है। इट इज नॉट कि कोई वहां दूर जाके कोई जंग लड़ रहा है, ये एक्चुअली एक ऐसा वॉर है जो हम सबको इफेक्ट करता है डायरेक्टली, हम इन आवर डे टू डे लाइव्स। तो डर तो इसी बात का है। और अभी अब क्या होने वाला है संकेत, दैट्स द बिग क्वेश्चन, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है हाउ फार दिस विल गो। एक तरफ ये बमबारी चल रही है दोनों तरफ से, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारी बातचीत भी जारी है ईरान के साथ। तो मतलब ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशन है अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। और लोगों का मानना है कि सबसे सीरियस वायलेशन जो है सीज फायर का इन्हीं दिनों में हो रहा है। निधि, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब ये करार हुआ था तो उस समय हमने देखा था कि तमाम विश्लेषक, डोनाल्ड ट्रंप के भयंकर समर्थक, उनका ये मानना था कि ट्रंप तो ये एकदम ईरान के हाथ में खेल करके चले आए, ये कैसी गंदी सी डील कर ली, अगर यही करना था तो फिर जंग ही क्यों छेड़ी थी, आपने ईरान को क्या, वो तो पूरी डील ही प्रो ईरान हो गई। इस तरीके की बातें ट्रंप के विरुद्ध होने लगी। आपको लगता है कि ट्रंप, जो जिनको एक मैन चाइल्ड बोला जाता है, जिनको मेगैलोमेनियक बोला जाता है, उनको कहीं ना कहीं ये ईगो चोट लग गई होगी कि आरोप लग रहा है कि मैं हल्की डील कर आया तो अब चलें इसको कुछ ठीक करें, ऐसे दिखाएं कि नहीं हम भी सख्त हैं। नहीं, मुझे लगता है संकेत कि उसने ही स्टार्टेड अ वॉर जिसका मतलब एक तो कोई रीजन नहीं था, कोई इमीडिएट रीजन नहीं था, जिसका कोई मकसद भी क्लियर नहीं था। एक कुछ स्टेटेड एम था, वो जो उसका एम था वो बदलता गया। और उसको काफी पॉलिटिकल प्रेशर है डोमेस्टिकली, क्योंकि यूएस जो कांग्रेस है, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसका जो मिड टर्म इलेक्शन होता है वो अभी नवंबर में होगा। यूएस हालांकि काफी इट इज अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल ऑन इट्स ओन, लेकिन उनके फ्यूल प्राइसेस पे भी उनके गैस स्टेशंस पे फर्क पड़ा। और देखा कि कई सालों के बाद उनके भी दाम बढ़ गए। तो ही इज फीलिंग अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। और जो उसकी पार्टी है, ट्रम्प की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उनको काफी डर है कि इस मिड टर्म इलेक्शन में नवंबर में वो पिट जाएंगे और डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को फिर से कंट्रोल में ले लेंगे, एंड दैट विल मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर ट्रम्प टू पुश हिज एजेंडा थ्रू अगर कांग्रेस उसके हाथ से निकली। तो ये डोमेस्टिक प्रेशर था। उसकी रेटिंग्स, जो पर्सनल पॉपुलैरिटी रेटिंग्स है, वो काफी गिर गई थी। लेकिन इसमें ईरान का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है संकेत, क्योंकि इस जंग से पहले ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, अगर आप एक नक्शा देखेंगे, जो जो नॉर्थ का जो उसका कोस्ट लाइन है वो ईरान को टच करता है, और जो साउथ का उसका कोस्ट लाइन है वो ओमान को टच करता है। तो पहले मतलब इवन दो दिस इज ईरान टेरिटोरियल वाटर्स, जो नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं, शिप्स आते जाते थे, नोबडी बॉदर्ड देम, सब लोग अपना काम कर रहे थे। अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल एंड एलएनजी फ्लोज थ्रू हियर, मतलब एक बहुत बड़ा चंक है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन अब इस जंग के बाद क्या हुआ है कि ईरान ने देखा कि अगर वो इस स्ट्रेट को कंट्रोल करना चाहे, माइंस लगाए, अटैक करे शिप्स को, those ships cannot then pass through, and they realize कि ये एक बहुत बड़ा लेवरेज है हमारे पास, कि हम पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकते हैं, हम प्रेशर डाल सकते हैं अमेरिका पे, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए और ट्रम्प के ऊपर प्रेशर पड़ा। तो ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और जो डील इन्होंने अनाउंस करी थी जून में, उसमें एक्चुअली एक क्लॉज है जिसमें 60 दिन के लिए उन्होंने कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विल बी ओपन विदाउट एनी
एनी फीस, एनी टोल्स। पहले भी फ्री होता था सबके लिए, लेकिन आप कहते हैं सिर्फ 60 दिन के लिए फ्री होगा, उसके बाद ईरान तय करेगा कि क्या करना है ओमान के साथ बैठ के। बताओ, ये किसको एडवांटेज है? ईरान को एडवांटेज है। और अभी ये जो तीन चार दिनों से ये जो फिर से फायरिंग शुरू हुई है, ये हुई है क्योंकि जो कुछ शिप्स आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू, दे वर गोइंग अलोंग द ओमान कोस्ट, नीचे साउथ से, विच ईरान डजंट वांट। वो चाहते हैं कि दे विल फोर्स द शिप्स टू कम ओवर देयर कोस्ट, क्योंकि फिर आगे जाके वो उनको एक टोल चार्ज कर सकते हैं, फी चार्ज कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने उन शिप्स पे फायर किया, और फिर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। एंड ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा लेवरेज का पॉइंट है, किस तरह से वो प्रेशर डाल सकते हैं ट्रंप को और पूरी दुनिया को। अब निधि जी, हम जानते हैं कि जंग की भी अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है, द वॉर इकोनॉमी। यहां पर मैं आपसे बस ये समझना चाहता हूं कि ये अच्छा भला शांति 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 चलते चलते ये एकदम से फ्लेयर अप हुआ कैसे? इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, जरा अगर आप दर्शकों को बताना चाहें, ये अभी ये मौजूदा। बिल्कुल संकेत, अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप को, मतलब क्या उसके पास क्या एविडेंस था कि ईरान यूएस को अटैक करने वाला है, क्या होने वाला है। बेसिकली दिस गोज बैक टू अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्टोरिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान। और कई सालों से इजराइल चाह रहा था कि ईरान पर हमला हो, अटैक हो। वो जानी दुश्मन है एक दूसरे के, कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है इजराइल के खिलाफ यूज करने के लिए। और आपको याद होगा पिछले साल भी एक लिमिटेड वॉर जिसे कहते हैं हुई थी, जब इजराइल और यूएस ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए थे। लेकिन उसके बाद ये वो बंद हुआ। लेकिन इस बार बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से ट्रंप को बेसिकली क्या बोले, गोली खिला दी कि एक इमिनेंट थ्रेट है फ्रॉम ईरान, और आपको अभी अभी जाके हमला करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। एंड आपको पता है ट्रंप कैसे काम करते हैं। तो उसके बाद ये हमला स्टार्ट हुआ। रीजनिंग किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि जब ट्रंप से पहले पूछा गया इसके बारे में, उन्होंने कहा पिछले 40 साल से ईरान अमेरिका के खिलाफ है, इसराइल के खिलाफ है बॉस। लेकिन आप 40 साल पहले की बात कर रहे हो, अभी क्या हुआ? सो देयर वाज नो क्लियर एविडेंस की क्या था। पहले उन्होंने रिजीम चेंज की बात करी, फिर कहा हम चाहते हैं कि अपराइजिंग हो, हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं लोगों पे बमबारी कर रहे थे। फिर बोला हम उनके न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ हैं। सो द गोल पोस्ट केप्ट चेंजिंग, और फिर अल्टीमेटली गोल पोस्ट बना कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलना चाहते हैं, जो ऑलरेडी खुला था जंग से पहले। ये सब तो जंग के बाद ही हुआ है ना, ये सब जो बंद हुआ, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए। और अब जो टोल की बात की जा रही है कि ईरान चार्ज करेगा लोगों को शिप्स के लिए, पहले तो था ही नहीं ना टोल, सब लोग फ्री में जा रहे थे, और अब वो टोल की बात कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल, जिसे कहते हैं ना संकेत, सेल्फ इन्फ्लेक्टेड, शूटिंग योर सेल्फ इन द फुट। और ट्रंप जो है फंसा हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे डील करें। उन्होंने सोचा था कि ईरान 2 दिन में खत्म हो जाएगा, उसको नेतन्याहू ने यही बोला था। जो भी रिपोर्ट्स आई हैं अमेरिकन मीडिया में, इजरायली मीडिया में, उसको नेतन्याहू ने बोला था 2-3 दिन में बस बात खत्म, ईरान विल बी फिनिश्ड, उनकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन एक आयतोला की जगह दूसरे उसका बेटा आया है, दूसरा आयतोला। तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, दे आर स्टिल इन पावर। ऐसा नहीं है कि कोई रिजीम चेंज हुआ है, कुछ हुआ है, वही लोग हैं जो पहले थे और जो अब भी हैं। तो ये क्यों हुआ अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, जैसे कि पहले था, जैसे कि पहले जब जंग शुरू हुई तब भी इसराइल का हाथ था, और इस बार जब शांति वार्ता हुई और शांति समझौता हुआ तब भी चिंता यही जताई जा रही थी कि निधि इसराइल क्या करेगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो 60 दिन का पीरियड था जिसमें शांति पर बात होनी थी, कायदे से यही यही करार था कि अब 60 डेज में हम लोग तय करेंगे हमें क्या करना है। आपको लगता है कि एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि ये छिटपुट चलता रहे और वार्ता भी चलती रहे, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, कि आप बात भी कर रहे हैं और हाँ, वो भी हो सकता है संकेत, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? क्योंकि फिर से आप जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का अभी अनसर्टन है कि उसका स्टेटस क्या है, तो ऑयल प्राइसेस फिर से जंप कर रहे हैं, तो ये तो किसी के फायदे में भी नहीं है।
सो आई डोंट इंटायरली बाय दिस थियोरी, लेकिन ये भी है कि जो 60 दिन का इन्होंने आपस में टाइम रखा था कि हम बातचीत करेंगे और उसमें एक डील, वी वांट टू रीच अ डील इन 60 days, वो सबको पता है कि 60 दिन में नहीं होने वाला है। इसमें कई कई महीने, कई साल लग सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े सवाल ईरान के सामने हैं, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में एंड सो ऑन। तो वो कोई बात नहीं, वो एक्सटेंशन लेते रहेंगे। लेकिन ये जो अभी अनसर्टेनिटी है स्ट्रेट के बारे में, और जिस तरह से ऑयल प्राइसेस पे फिर से प्रेशर बढ़ रहा है, ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, ना सर्टेनली नॉट इन अमेरिकाज इंटरेस्ट एंड नॉट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इंटरेस्ट। तो आई थिंक फंडामेंटली दोनों तरफ से टोटल मिसट्रस्ट है, क्योंकि पहले भी ईरान के ऊपर हमला किया गया जब वो बातचीत कर रहे थे अमेरिका से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। उन्होंने एक डील JCPOA जिसे कहते हैं, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की थी अबाउट देयर न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स, लेकिन वो डील जो है ट्रंप ने फाड़ कर डस्टबिन में डाल दी। तो ईरान को ये लगता है कि आप अमेरिका को और खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। उस तरफ से भी बहुत ऐसे सिमिलर फीलिंग्स हैं। तो आप आगे बढ़ना, एक सीज फायर को एक सीज फायर अनाउंस करना इजी है, लेकिन उसको फिर जारी रखना, बातचीत करना सिंसियरली, दैट्स नॉट इजी। फिलहाल तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन फिर बीच में ट्रंप अपने सोशल मीडिया पे डालता है कि द ट्रूथ इज ओवर, सीज फायर खत्म, नाउ वील टीच देम अ लेसन। तो वो भी एक कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल आ रहा है, और वो भी ट्रंप को सीरियसली नहीं लेते हैं। आपको याद है ट्रंप ने कितनी बार धमकी दी कि अब तो खत्म हो गया ईरान, हम उसे उड़ा देंगे, सिविलाइजेशन को खत्म करेंगे, लेकिन फिर कुछ किया नहीं। फिर देन देयर वाज अ डील, बिकॉज वो भी एक ट्रंप की टैक्टिक्स हैं, एंड अब ईरान उसको भी सीरियसली नहीं लेता है। हाँ, वो तो गाली वाली भी दे रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के लिए वो बहुत ही विचित्र राष्ट्रपति हैं वो। लेकिन मैं जी। आपसे ये जानना चाहता हूँ निधि, आपकी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि ये जो लड़ाई जाहिर सी बात है नई लड़ाई नहीं है, कई दशकों से चली आ रही है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर हम जियोपॉलिटिकल परिपक्वता, मैच्योरिटी की अगर बात करें, तो आपको लगता है कि वो, भाई ट्रंप तो दिखा नहीं रहे हैं, वो जग जाहिर है, लेकिन क्या ईरान की तरफ से दिखाई जा रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपका विश्लेषण जानना चाहता हूं। देखिए, ईरान को फिलहाल लगता है कि जैसे मैंने कहा कि उनके पास एक लेवरेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, लेकिन जो ईरान की अपनी हालत है, इकोनॉमिक स्थिति जो है उसकी, आर्थिक स्थिति, वो इट्स नॉट ग्रेट। तो लेकिन ईरान एक ऐसा देश है जिसने सैंक्शंस और इतने सारे जो पनिशमेंट हैं वेस्टर्न सैंक्शंस को लेके झेले हैं इतने सालों से, और एट द कॉस्ट ऑफ द मिजरी ऑफ देयर ओन पॉपुलेशन। ऐसा तो नहीं है कि ईरान के लोग खुश हैं कि उनकी सरकार क्या कर रही है, उनके साथ क्या कर रही है। इसीलिए ईरान के अंदर ही हमने इतने प्रोटेस्ट देखे थे पिछले साल। लोग किस तरह से सड़कों पर आए थे, और एक वाकई लग रहा था कि एक चैलेंज है वहां की लीडरशिप को लेकर। तो अब ये सवाल एक्चुअली मैं ईरान के कुछ एक्सपर्ट से पूछना चाहती हूँ कि क्या इज ईरान ओवर प्लेइंग दिस हॉर्मूज कार्ड, मतलब क्या एक पॉइंट आएगा जिसपे इट इट जस्ट वुड हैव गॉन टू फार। लेकिन ये जरूर है बॉस, दे आर वेरी रिजिलियंट, they are ready for more economic pain in order to teach the Americans a lesson and get their own way in Hormuz. ये जरूर है, they're very determined. और इस बार भी उनको समर्थन कहां से प्राप्त हो रहा है? हम जानते हैं ये टैसिट सपोर्ट रूस का, चीन का, तो क्या अभी भी उस तरीके की ताकत उनके पास है बिहाइंड द सीन कि वो अगर ये छुटपुट चलता रहे तो ये जारी रखें उसको? लगता तो है कि ताकत तो है संकेत, नहीं तो जो ट्रम्प का कहना था कि हमने उनकी नेवी उड़ा दी, हमने उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी, ये खत्म कर दिया, ऑब्वियसली दैट्स नॉट द केस। क्योंकि वो तो अपने हमले कर रहे हैं टैंकर्स पे, शिप्स पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वो अमेरिकन एयरबेसेस को स्ट्राइक कर रहे हैं। सो दे आर डूइंग दैट। और जियो पॉलिटिक्स की भी आपने इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि शुरू में आपको पता है कि जो गल्फ के कंट्रीज हैं, दे आर ऑल्सो वेरी डिवाइडेड किस कैंप में है। इट्स वेरी क्लियर, जैसे कि यूएई अमेरिका के साथ है, इसीलिए इन्होंने अमेरिकन बेसिस को दुबई में टारगेट किया ईरान ने, और जैसे कुवैत में, जॉर्डन में वगैरह, और पहले सऊदी अरेबिया भी
इसके सपोर्ट में था, इस जंग के सपोर्ट में, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सऊदी इज नॉट सपोर्टिंग इट। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कुछ हफ्ते पहले कि किस तरह से उन्होंने इस पे पलट ले लिया है कि वो अमेरिकन को एक्सेस भी नहीं देना चाहते हैं अपने बेसिस को यूज करने के लिए ईरान के खिलाफ, क्योंकि दे हैव आल्सो रियलाइज्ड हाउ काउंटर प्रोडक्टिव दिस इज। तो इसमें देर आर सो मेनी व्हील्स विद इन व्हील्स, और आपको पता ही है इंडिया तो कर ही रहा है अपना डिप्लोमेटिक टाइट रोप। हमने पहले इजराइल का समर्थन किया, फिर बाद में याद आया कि नहीं, ईरान के साथ भी रिश्ते जरूरी हैं। हमारे इतने सारे इंडियंस रहते हैं, डायस्पोरा रहता है गल्फ में। तो जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ है इसका, ये तो अभी शुरुआत है। इसका इम्पैक्ट अभी काफी सालों तक चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निधि, आपने अच्छे से इसको सब एक पर्सपेक्टिव में रख दिया। अब देखना यही है कि ये 60 दिन की डेडलाइन में क्या ये माना जाए कि ये शांति वार्ता भी हो रही है और जंग भी जारी है और हॉर्मूज भी बंद है। मतलब द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम, कुछ उस तरीके की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। आप कुछ कहना चाहती थी? सॉरी। मैं सिर्फ कह रही थी कि ये जो 60 दिन की हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत लंबा चलेगा। 60 दिन में से शायद 20 दिन तो हो गए, 20-25 दिन। तो ये 60 दिन तो अब इट्स नॉट पॉसिबल, ये चलता रहेगा। लेकिन अब किस हद तक ये शिप्स को हिंड्रेंस आएगी, किस हद तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद, कब तक बंद रहेगा, क्या हिंड्रेंसेस आएंगी शिप्स को, एंड उसमें हमारे इंडिया के जो सेलर्स हैं, दे आर डायरेक्टली इन द लाइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दे गेट इम्पैक्टेड। तो बहुत परेशानी की बात है हमारे लिए डायरेक्टली। बिल्कुल, अब इंडिया का भी रिस्पांस देखना होगा, क्योंकि हम लोग तो बस निंदा तो कर ही देते हैं, वो वाले मैसेज तो आ ही जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं, लेकिन निंदा से आगे हम लोग क्या कर सकते हैं या करना भी चाहिए, वो वक्त जी, बताएगा। हम कड़ी निंदा करें, कड़ी निंदा। कड़ी निंदा। बहुत बहुत धन्यवाद निधि राजदान हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।